हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे करंट अफेयर्स। ओके, तो आज से मेरा करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है। ईच एंड एवरी डे करंट अफेयर्स का अपडेट आप सब लोग को मिलता ही रहेगा कॉन्स्टेंटली, ठीक है। अब करंट अफेयर्स को हम लोग लर्न कैसे करेंगे ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। करंट अफेयर्स को लर्न करने के लिए टू द पॉइंट हम लोग को लर्न करना पड़ेगा। टू द पॉइंट लर्न करना पड़ेगा। उसका डेट क्या है, डेट, डे, नेम्स और वो कहाँ पे हुआ, ठीक है, प्लेस। ये सब चीज़ें हम लोग को लर्न करना पड़ेगा क्योंकि हर एक चीज़ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होना, क्या ये सब डेट्स, डे, नेम, प्लेसेस, इसके बारे में आप लोग को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 24 अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है डे के बारे में। ओके, तो फर्स्ट देखिए 23 अगस्त में कौन सा डे था। 23 अगस्त में था इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि पहले के ज़माने में स्लेव ट्रेड होता था। स्लेव ट्रेड का मतलब क्या है, नहीं, स्लेव्स को बेचा जाता था दूसरा देश में। मैक्सिमम वो कौन खरीदता था, मैक्सिमम खरीदता था अमेरिका और इंग्लैंड, ठीक है। क्योंकि स्लेव्स, मतलब स्लेव्स के बारे में हम लोग जानते ही है। उन लोग को ना तो ठीक से खाना दिया जाता था, फूड नहीं दिया जाता था, शेल्टर्स नहीं दिया जाता था, और उसके साथ साथ उन लोग को कोई भी मॉनेटरी मतलब पैसा भी नहीं दिया जाता। खाली उन लोग का क्या काम है, खाली उन लोग का काम था कि खाली वर्क करते रहो गधे की तरह, बस, ठीक है। तो ये चीज़ बंद करना चाहिए था, ठीक है। तो पहला फर्स्ट ट्रेड, स्लेव ट्रेड किसने बंद किया था, अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने पहली बार स्लेव ट्रेड को बंद करवाया, मतलब किया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, विद द एम ऑफ रिमेम्बरिंग द मिलियंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। तो स्लेव ट्रेड का मतलब क्या है, स्लेव ट्रेड का मतलब है स्लेव्स को बेचा जाना, ठीक है। स्लेव को खरीदना या फिर बेचना को हम लोग कहते हैं स्लेव ट्रेड। तो वो स्लेव ट्रेड बंद कर दिया था। 23 अगस्त ईच ईयर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन, ठीक है। अच्छा, ये किसने दिया, ये नेम दिया यूनेस्को ने। ये किसने दिया है, ये नेम दिया है यूनेस्को ने दिया। ये किसका पार्ट है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा स्टैटिक जीके पे चलते हैं। ऑलरेडी डे जो था, डे था हम लोग का करंट अफेयर्स। अब डे के साथ साथ, मतलब करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग को थोड़ा स्टैटिक जीके में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनेस्को, यूनेस्को किसका पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। पहले बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म, यूनेस्को का फुल फॉर्म, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया, यूनेस्को का फुल फॉर्म। यूनेस्को एस्टेब्लिश कब हुआ था, ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट, यूनेस्को का फुल फॉर्म। देखिए यूनेस्को का क्या क्या जानना पड़ेगा, वो पार्ट है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस का। एस्टेब्लिश कब हुआ था, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, HQ, हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। कहाँ पे है, पेरिस में है, ठीक है। पेरिस, पेरिस, पेरिस किसका कैपिटल है, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, ठीक है। देखिए यहाँ से ये सब चीजें होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके हमेशा हम लोग को ठीक ठाक से लर्न करना पड़ेगा। विदाउट स्टैटिक जीके हम लोग कोई भी एग्जामिनेशन ठीक से क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एस्टेब्लिश कब हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था 1945, 16 नवंबर। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 में। मतलब यूनाइटेड नेशंस जब एस्टेब्लिश हुआ था उसी वक्त यूनेस्को का भी एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, ठीक है। तो फुल फॉर्म, एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर, ये सब अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। हो गया, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इट इज ओरिजिनली रिबिल्ड स्कूल्स। अब यूनेस्को का काम क्या है, इसका काम क्या था, इसका पर्पस क्या था बनाने का, नहीं, इसका पर्पस था, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। इट ओरिजिनली रिबिल्ड स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम डिस्ट्रॉयड इन यूरोप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस बनाने का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था। यूनाइटेड नेशन बनाने का उद्देश्य था पीस, डेवलपमेंट, हार्मोनी, हार्मोनी बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है, एंड ग्रोथ।
ये सब था उनका पर्पस और उद्देश्य। तो ये उद्देश्य से यूनेस्को को भी बनाया गया था, ठीक है। अब यूनेस्को क्या है, वो एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड में आता है, ठीक है। यूनिसेफ अलग है, यूनेस्को अलग है, हमेशा याद रखिएगा। यूनिसेफ के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी यूनेस्को के बारे में आ चुके हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा यूनेस्को के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यूनेस्को क्या है, ये एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये किसी को मॉनेटरी हेल्प नहीं करता, मतलब पैसों से हेल्प नहीं करता। ये किस लिए हेल्प करता है, ये एजुकेशन पर्पस, साइंटिफिक पर्पस में इसका योगदान सबसे ज्यादा है। तो पर्पस क्या है, पर्पस पहले ही देखिए, इट इज ओरिजिनली रिबिल्ड स्कूल्स, लाइब्रेरीज, म्यूजियम डिस्ट्रॉयड इन द यूरोप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। इट इज अ मेंबर ऑफ द अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। तो ये किसका कौन सा मेंबर है, ये यूनेस्को कौन सा मेंबर है, ये अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का एक हिस्सा है। इट एम्ड एट फुलफिलिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ओके। इट एम्ड एट फुलफिलिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सपोज कोई भी चीज अगर तबाह हो गया वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से कोई भी चीज अगर तबाह हो गया, तो उसको बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, यूनेस्को का जरूरत पड़ता है, ठीक है। हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए पहला लिखा है इंडिया फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहां पे बनाया गया है, पुणे में बनाया गया है। कहां पे बनाया गया, पुणे में। पुणे में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल, क्या है ये, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाया गया है। अच्छा, पुणे, पुणे कहां पे है, पुणे है महाराष्ट्र में। पुणे कहां पे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई। तो ये सब स्टैटिक जीके के अंडर में आता है, ठीक है। तो इंडिया में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाया गया है, मतलब ये बस है जो किस पे चलेगा, नहीं हाइड्रोजन फ्यूल पे चलेगा, ठीक है। ये तेल पे नहीं चलेगा, ये हाइड्रोजन फ्यूल्स पे चलेगा, ओके। नेक्स्ट वी कम, इट इज डेवलप्ड बाय KPIT CSIR इन पुणे। इट वाज अनवील्ड बाय द जितेंद्र सिंह, ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये किसने बनाया है, नहीं ये बनाया जितेंद्र सिंह ने। अनवील्ड, अनवील्ड का मतलब क्या है, ये बनाया गया है। कौन बनाया, मतलब किसका सैंक्शंस पे बनाया गया है, ये बनाया गया जितेंद्र सिंह, ठीक है। जितेंद्र सिंह कौन है, वहाँ का यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो मिनिस्टर है। किसका मिनिस्टर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर, स्टेट का मिनिस्टर है, ओके, स्टेट मिनिस्टर, ओके। देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट वी कम, नेक्स्ट टॉपिक। 3 नंबर में क्या लिखा है, अच्छा देखिए 3 नंबर का भी ना साइंस से ही जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप लोग का स्क्रीन पे आ गया होगा, 3 नंबर का भी साइंस से ही जुड़ा हुआ है। वी हर्ड दैट रेन इज द प्योरेस्ट। हम सब लोग ने सुना होगा रेन प्योरेस्ट होता है। रेन क्या होता है, रेनफॉल। देखिए ये कोई बेवकूफ़ी होगा कि वो रेन का जो बरसात होगा, बरसात का पानी डायरेक्टली कोई नहीं पीता, उसको फिल्टर किया जाता है। हम लोग स्टोर जरूर करते हैं, वी स्टोर द वाटर, ओके, फॉर फ्यूचर यूज। हम लोग फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, बट ऐसा डायरेक्टली पानी बरस रहा है हम लोग थोड़ी पियेंगे पानी को, हाँ पागल थोड़ी। हम लोग डायरेक्टली कोई भी मतलब बरसात का कोई भी पानी नहीं पीता डायरेक्टली, उसको हम लोग अलग से स्टोर कर देते ताकि हम लोग फ्यूचर में यूज कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ मतलब स्टॉकहोम जो अमेरिका का यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एक जर्नल पे पब्लिश हुआ है कि रेन वाटर प्योर नहीं है। हम लोग जानते हैं कि रेन वाटर प्योर नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, वी हर्ड दैट रेन इज द प्योरेस्ट, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम पब्लिश्ड इन द जर्नल, रेन वाटर इज नो लॉन्गर पोर्टेबल। अच्छा, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय पोर्टेबल? पोर्टेबल का मतलब होता है जो वाटर, जो पानी हम लोग पी सकते, ओके, वी कैन ड्रिंक, जो पानी पिया जा सकता है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल वाटर का मतलब क्या होता है, जो पानी हम लोग पी सकते हैं, ओके। अब कोई भी पानी हम लोग नहीं पी सकते, हम लोग कौन सा पानी पीते हैं, फिल्टर्ड पानी, फिल्टर्ड किया हुआ पानी हम लोग पीते हैं, दूसरा कोई पानी हम लोग नहीं पीते। ऑल वी ड्रिंक ऑल द फिल्टर्ड वाटर, ठीक है।
कोई भी पानी अगर आप लोग को दे दिया जाए या फिर मुझे दे दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को अगर दे दिया जाए, तो वो पानी कोई नहीं पिएगा। उसको जब तक हम लोग फिल्टर नहीं करेंगे, जब तक हम लोग बॉयल नहीं करेंगे, तब तक वो पानी कोई नहीं पिएगा, ठीक है। तो वो पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब जो पिया जा सकता है, ओके। अब यहाँ पे वो जर्नल पे पब्लिश हुआ, रेन वाटर इज नॉट नो लॉन्गर अ पोर्टेबल वाटर। तो हम लोग ये जानते हैं। द सिंथेटिक एलिमेंट PFAC was found in the rainwater is most part of the earth। अब रेन वाटर में क्या पाया गया है? PFAS क्या पाया गया है रेन वाटर में? अब रेन वाटर में मिला है एक ऐसा केमिकल PFAS, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, PFAS क्या है। पॉलीफ्लुओएल्काइल, ओके। ये पॉलीफ्लुओएल्काइल एक सब्सटेंस है, मीन्स रिएक्शन होता है ये केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब ये रेन वाटर में पाया गया है। अब रेन वाटर के साथ साथ ये एटमॉस्फेयर में भी रहता है। कहाँ पे रहता है ये? एटमॉस्फेयर में भी ये रहता है। अब अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि एटमॉस्फेयर से कैसे हटाया जाए इसको, ठीक है। ये अभी तक कोई कर नहीं पाया कि एटमॉस्फेयर से कोई भी पदार्थ जो ऑलरेडी है, एग्जिस्ट ऑलरेडी करेगा, उसको हम लोग कैसे हटाएंगे, वो अभी तक डिस्कवर ठीक से हुआ नहीं, मतलब इन्वेंट नहीं हुआ है कोई भी ऐसा डिवाइस या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ताकि उसको हटाया जाए, ठीक है। बट बाद में शायद ऐसे इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा कि ऐसा PFAC को एटमॉस्फेयर से हटाया जाएगा, ठीक है। अभी तक कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जो एटमॉस्फेयर से पॉलीफ्लुओएल्काइल सब्सटेंस को हटाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी रेन के साथ क्या हो जाता है, क्लाउड्स के साथ, वाटर वेपर रेन के साथ क्या हो जाता है, मिक्सड अप हो जाता है। और ये मिक्सेशंस की वजह से ये रेन वाटर क्या हो गया हम लोग के लिए हानिकारक, क्योंकि मतलब ये पोर्टेबल नहीं है पीने के लिए, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा समस्या किसको होता है? जो लोग ऐसा देखना मैदान में खेलता रहता है, ठीक है, पानी बरस कर थोड़ा पानी ऐसा पी लिया, ठीक है, ऐसा पानी का बूंद आ रहा है ऐसा पी लिया, उन लोग को बी अवेयर करना चाहिए कि नहीं अभी जो रेन वाटर है वो हम लोग के लिए पोर्टेबल नहीं है। क्योंकि देखिए दिन ब दिन हम लोग का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और जितना पोल्यूशन बढ़ेगा एनवायरनमेंट उतना खराब होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए PFC रेन वाटर में ऐसा मिक्स हो जा रहा है जो पोर्टेबल नहीं है हम लोग का पीने के लिए, ठीक है। अब PFAS हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज में क्या क्या है देखिए, यहाँ पे आ चुका होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। PFAS कैन लीड टू मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर हो सकता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी एंड स्लो ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। तो स्लो ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन मतलब क्या? ठीक से उन लोग ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार। सो PFC लीड टू मेनी हेल्थ related problems like cancer, infertility and slow growth of the children। अब ये क्या हो गया? 97% अमेरिकन को हो गया है, ठीक है। ये किसको हुआ है? 97% अमेरिकन को हो गया है, ठीक है। इंडिया से थोड़ा बुद्धि लेना चाहिए इन लोगों को। इंडिया से हमेशा इन लोग को, सब लोग को बुद्धि लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट वीक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। मजेदार, सबसे जानते हैं कौन सा चीज होता है? सबसे मजेदार चीज होता है डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब जितना भी हम लोग का यूथ को सबसे ज्यादा पसंद है डिफेंस और स्पोर्ट्स, ठीक है। डिफेंस और स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा पसंद है। कुछ व्यक्तियों को साइंस रिलेटेड चीजें भी पसंद होता है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स आता भी बहुत ज्यादा है, डिफेंस, स्पोर्ट्स और साइंस। साइंस में क्या क्या कहता है? एनवायरमेंटल साइंस भी साइंस के अंडर पे आ जाता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे डिफेंस के लिए। अब डिफेंस में क्या है देखिए, डिफेंस तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन में। गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन टू डिफेंस फोर्सेस टू बाय इमरजेंसी वेपन्स थ्रू मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया क्या है? यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया एक स्कीम बनाया था बहुत साल पहले। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया था मेक इन इंडिया प्लान। बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया था, रूलिंग पार्टी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी, उसने बनाया था मेक इन इंडिया स्कीम। अब मेक इन इंडिया स्कीम से इमरजेंसी के लिए कोई भी वेपन्स खरीदा जा सकता है, ठीक है।
एनी टाइप ऑफ वेपन्स। अब वो वेपन्स क्या हो सकता है, वो असॉल्ट राइफल्स हो सकता है, ठीक है, कोई भी गन्स हो सकता है, या फिर कोई भी बॉम्ब्स, ओके, ग्रेनाइट, कुछ भी हो सकता है। वो कोई भी वेपन्स इमरजेंसी के लिए जो कुछ भी चाहिए, तो इमरजेंसी के लिए हर एक चीज वो खरीद सकता है। कहां से? मेक इन इंडिया स्कीम से खरीद सकता है, ठीक है। द अप्रूवल वॉज गिवन इन अ मीटिंग ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री विच हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? सब लोग को ये पता होना चाहिए कि ये सिंपल सा सवाल है। डिफेंस मिनिस्टर अभी कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। अब अभी हम लोग बात करेंगे डिफेंस मिनिस्टर के बारे में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, ठीक है। अब डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री के अंडर में, डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के अंडर में कौन कौन सा आता है? देखिए, डिफेंस मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? रक्षा मंत्री, ठीक है। तो डिफेंस का मतलब क्या था? हम लोग को वो रक्षा करे। तो राजनाथ सिंह क्या है? डिफेंस मिनिस्ट्री। इसके अंडर में कौन कौन आता है? आर्मी आता है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ओके, इंडियन नेवी आता है। बाकी होम मिनिस्ट्री के अंदर में कौन कौन आता है? देखिए, बीएसएफ का नाम सब लोग ने सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ का नाम सुना होगा, सीआरपीएफ का नाम सुना होगा, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नाम सुना होगा, ठीक है, एसएसबी का नाम सुना होगा, ठीक है, रैफ का नाम सुना होगा, रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है। फिर रेलवे पुलिस, ठीक है, रेलवे पुलिस जो होता है, ये सब कुछ किसके अंडर में आता है? ये सब कुछ, या फिर कोई भी पुलिस के बारे में भी अगर हम लोग बात करेंगे, एनी टाइप ऑफ पुलिस के बारे में भी अगर हम लोग बात करेंगे, तो किसके अंडर में आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। होम मिनिस्टर भी कौन है? अमित शाह जी क्या है? होम मिनिस्ट्री है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री है अमित शाह। इसके अंडर में उनके अंडर में कौन कौन आता है? ये सब पार्ट आता है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, द एरियल व्हीकल्स आर नाउ डिप्लॉयड फॉर द सर्विलेंस इन लद्दाख एज वेल एज इन द नॉर्थ ईस्ट ड्यू टू चाइनीज एक्टिविटीज। अब वहां पे हम लोग जानते हैं कि चाइना तो पूरा पागल हो चुका है, ठीक है। भारत का इतना सारा डेवलपमेंट देखने के बाद चाइना का एकदम पूरा सर, मतलब पूरा एकदम क्या करे उसको खुद भी नहीं मालूम, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, चाइना एकदम प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन में आ चुका है। अब इंडिया का इतना सारा डेवलपमेंट, इतना ग्रोथ हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंडिया ग्रोथ पे ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा भी हुआ है, मैं एक करंट अफेयर्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक बार ये वाला देख लीजिए। इंडिया और यूएस के बारे में और एक चीज बताना चाहता हूँ कि तो यहाँ पे हम लोग देख लेते, तो एरियल व्हीकल्स क्या हो रहा है, नहीं डिप्लॉय किया जा रहा है वहां पे। अब डिप्लॉयमेंट का क्यों रीजन है? क्योंकि चाइनीज एक्टिविटीज क्या हो चुका है वहां पे, चाइनीज मतलब वो जो चीना माल है ना वहाँ पे जितना भी, तो चाइनीज एक्टिविटीज वहाँ पे थोड़ा बढ़ चुका है। इसीलिए क्या हो रहा है वहाँ पे, ये सब इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स वहाँ पे लगाया जा रहा है, ठीक है। दीज आर फॉर द इमरजेंसी, ये सब कुछ क्या है? इमरजेंसी के लिए, ओके। देख लीजिए, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इंडिया का ग्रोथ के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूं, इंडिया का ग्रोथ क्या है और कैसे वो हो रहा है। चाइना जब सुना कि अमेरिका का हर एक शिप, नेवी शिप रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए कहां पे आ रहा है? चेन्नई शिप डॉकयार्ड पे आ रहा है। किस लिए? रिपेयर के लिए। सोचिए क्या है वो? यूएसएनएस, यूएस नेवी शिप यहां पे रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेन्नई पे, सपोज यहाँ पे कितना सारा देश है, वहां पे तो नहीं गया रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, कहां पे आया? चेन्नई शिप डॉकयार्ड पे आया रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। और जितना भी शिप्स, वो सब कहां से पास हो रहा है? इंडियन ओशन से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन से पास होते हुए सिंगापुर, मलेशिया पास होते हुए चाइना की तरफ, जहां पे ताइवान और चाइना है, वहां पे सब जितना भी शिप्स है वहां पे उन लोग जा रहा है। और जितना भी रिपेयरेंस, मेंटेनेंस, सब कुछ यहाँ पे। और उन्होंने और एक बात कहा है, इंडियन ओशन में चाहे कोई भी शिप हो, एनी शिप, कोई भी शिप हो, वो कहां पे आके रिपेयर और मेंटेनेंस कराएगा? चेन्नई शिप डॉकयार्ड में मेंटेनेंस कराएगा। अब सोचे इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप
अब इंडिया और यूएस का इतना अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है, इसीलिए चाइना का माथा खराब हो चुका है। चाइना का बुद्धि यहाँ पे है, उसका बुद्धि कहाँ पे आ गया, उसका बुद्धि आ गया यहाँ पे, ठीक है, घुटनों पे आ गया उन लोगों का बुद्धि। जो चाहे बोल रहे हैं उन लोग, ठीक है, जो चाहे कर रहा है, मतलब उन लोगों को चाहिए भारत का बर्बादी, जो कभी हो नहीं सकता, ठीक है, जो लाइफ में नहीं हो सकता। इंडिया का बर्बादी चाहे कोई भी करे वो कभी फुलफिल नहीं होगा, वो कभी भी सफल ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब चाइना का माथा खराब हो गया, चाइना का माथा खराब हो गया और पाकिस्तान तो ऐसे ही सो गया है, ठीक है, पूरा एकदम लेट चुका है। क्योंकि मेरा जो पापा है, हाँ, मेरा जो फादर है, उस वो ही कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे बैठ के देखना पड़ेगा, ठीक है। लॉल हो गया सब कुछ, क्या हो गया, लॉल हो गया सब लोग का, ठीक है। तो इसी वजह से अब चाइनीज क्या कर रहे हो, वहां पे एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं। अब एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है, जितना भी इमरजेंसी है, जितना भी इमरजेंसी, ठीक है, मेक इन इंडिया से कोई भी इमरजेंसी के लिए जितना भी आप मटेरियल्स, वेपन्स, ठीक है, चाहे टैंक्स भी आप खरीद के वहां पे डिप्लॉय कर सकते हो। इसलिए ये राजनाथ सिंह जी ने ऑलरेडी बयान दे दिया है एक मीटिंग पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट वीक हम ये मेडिकल का टॉपिक है। मेडिकल मीन्स इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और एक टॉपिक आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखिए, इंडिया हैज डेवलप्ड द फर्स्ट RT-PCR किट फॉर टेस्टिंग मंकी पॉक्स। अब हम लोग को ये जानना चाहिए, मंकी पॉक्स फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है हर तरफ। अब देखिए, कोविड की तरह ये नहीं है, इट इज नॉट लाइक कोविड-19। कोविड-19 क्या है, कोविड-19 एक वायरस जो बनाया गया था, इट्स आर्टिफिशियल वायरस जो बनाया गया था। कौन बनाया था, चाइना ने ही बनाया था, पॉपुलेशन कम करने के लिए, ठीक है, चाइना ने ही बनाया था पॉपुलेशन को कम करने के लिए कोविड-19, ठीक है। क्योंकि इतना सारा वेरिएंट पूरा देश 2020 से लेके 2022 का फर्स्ट, मतलब पहला का कुछ फर्स्ट वीक तक हालत खराब कर दिया था। 2022 से लेके 20 से लेके 22 तक, मतलब 2 साल पूरा हालत खराब कर दिया था कोविड-19 ने। पर मंकी पॉक्स वैसा नहीं है। मंकी पॉक्स के लिए प्रिकॉशंस ऑब्वियसली हम लोग को चाहिए, ठीक है। देखिए, तो इंडिया has developed the first RT-PCR kit for testing monkeypox disease. It is developed by Transia Biomedicals. The kit developed by Principal Scientific Advisor अजय कुमार सूद। तो किसने बनाया, ये साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद ने बनाया, ठीक है। ये एक एडवाइजर है, मेडिकल एडवाइजर नहीं कहते हम लोग, मेडिकल एडवाइजर है। तो कौन है, अजय कुमार सूद, ठीक है। अजय कुमार सूद है मेडिकल एडवाइजर, जिन्होंने ये किट बनाया है मंकी पॉक्स के लिए। अब अकॉर्डिंग टू हु, अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं मंकी पॉक्स के बारे में, ठीक है। मंकी पॉक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऑलरेडी आप लोग का स्क्रीन पे आ गया होगा मंकी पॉक्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू हु, मंकी पॉक्स इज अ वायरल डिजीज। क्या है ये, वायरल डिजीज है। अ वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स विद सिम्टम्स सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स। और ये सिम्टम्स, इसका सिम्टम्स कैसा है, इसका सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स जैसा है। अब स्मॉल पॉक्स भी हम लोग जानते हैं कि स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज होता है। ओके, ये भी क्या है, वायरल डिजीज है, ठीक है। तो इसका जो सिम्टम्स है स्मॉल पॉक्स जैसा होगा, ठीक है। क्या होगा, फीवर हो सकता है, रैशेज हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स का एकदम सेम है, सिमिलर है, दे आर ऑल सिमिलर। ओके, swollen lymph nodes lasting for 2 to 4 weeks। कितना है, 2 से लेके 4 हफ्ते तक ही ये बुखार या फिर जो डिजीज है वहां पे रहता है, ठीक है। अब 4 हफ्ता मतलब सपोज मान लीजिए मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम 1 महीना, 1 महीना तक रहता है ये, 1 महीना तक रहता है ये मंकी पॉक्स, ठीक है। अब मंकी पॉक्स क्या है, बहुत पुराना डिजीज है, ठीक है। अभी मतलब ये नया कोई कोविड-19 क्या एक नया डिजीज हुआ था स्प्रेड, ठीक है, बट वैसा मंकी पॉक्स नहीं है। मंकी पॉक्स बहुत पुराना डिजीज है, ओके। चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं असम के बारे में। इसके बारे में, असम के बारे में अरे क्या लिखा है, असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हैज लॉन्च्ड द विद्या रथ। इसका मतलब क्या, स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। The project aims at providing economically challenged, underprivileged children to access elementary school for a period of 10 months। ठीक है, किस लिए है, इन्हें वो कौन सा स्टूडेंट, अंडर प्रिविलेज चैलेंज स्टूडेंट।
अंडर प्रिविलेज चैलेंज स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, ये स्टूडेंट्स मतलब इकोनॉमिकल उन लोग का ठीक नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस उन लोगों का, तो उन लोग के लिए पढ़ाई लिखाई को और भी मतलब महत्वपूर्ण दिया, इंपॉर्टेंस दिया है असम का गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक लॉन्च किया एक स्कीम, वो स्कीम का नाम क्या है, विद्यारथ, ठीक है, स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। तो कोई भी अगर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड में मतलब प्रॉब्लमेटिक है तो उन लोग को ये स्कीम के द्वारा उन लोग को स्कूल में भर्ती करवाया जाएगा, बुक्स, कॉपीज, किताबें, पेन, पेंसिल, जितना भी किट से सब कुछ दिया जाएगा उन लोगों को। उसके साथ साथ वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी उन लोगों के लिए, और उसके साथ साथ खाने का भी प्रोवाइड उन लोग को वहाँ पे करवा दिया जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, टेनर कितना है, ये 10 महीनों के लिए, कितना है, ये 10 मंथ्स के लिए है, ठीक है। अब देखिए असम भी इतना डेवलप होगा, हर एक स्टेट इंडिया का इतना डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यही डेवलपमेंट तो चाहिए ना, छोटा छोटा डेवलपमेंट हम लोग को करना चाहिए, ओके। जितना छोटा छोटा डेवलपमेंट होगा, बड़ा डेवलपमेंट वही छोटे से ही होगा, ओके। देख लीजिए 10 महीने के लिए। अब यहाँ पे कहा सकता है असम का कैपिटल क्या है, असम का कैपिटल क्या है, स्टैटिक जीके में असम का कैपिटल है दिसपुर, क्या है अभी, दिसपुर है, ठीक है। सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, सीएम और गवर्नर आप लोग बताइएगा, असम का सीएम और असम का गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे एयरपोर्ट के बारे में। तो अभी हम लोग जानते हैं कौन सा एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह जी का नाम का दर्जा दिया गया है, कौन सा एयरपोर्ट, वो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है उसको, उनका नाम मतलब शहीद भगत सिंह का नाम वहाँ पे दिया गया। मतलब अगर हम लोग चंडीगढ़ में कभी भी गए तो वहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट का नाम सुनाई देगा, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, ठीक है। अब अभी यहाँ पे एक लिस्ट में आप लोग को दे दूंगा, वो लिस्ट एक बार ठीक से देख लीजिए। वो लिस्ट में क्या है, जितना भी एयरपोर्ट्स का नाम, ठीक है। पहले देख लीजिए, कोलकाता एयरपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई का एयरपोर्ट का नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। न्यू दिल्ली का क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु का क्या है, केम्पोगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नागपुर का क्या है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट एंड पोर्ट ब्लेयर का वीर सावरकर एयरपोर्ट, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ये सब एयरपोर्ट्स का नाम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ है और उसका नाम क्या है ये हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है।